हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो जो लोग पुराने बच्चे हैं वो तो मुझे जानते ही हैं। जो मैं स्टडी फंडा पे द हिंदू पढ़ाता हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आई एम टीचिंग यू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है द हिंदू। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़पेपर को हम उसकी समरी पढ़ लेंगे या जो हमारी मैगजीन आती है वो सब पढ़ लोगे। तो मैं बताना चाहूँगा ये केवल उन बच्चों के लिए जिनको चाहिए रिवीजन। जो मैगजीन आती है हमारी, हाँ वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो नया बच्चा है जो न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं समझेगा उसको वो 1 घंटा लगेगा उसको, मान के चलिए, पूरी मैगजीन खत्म करने में। लेकिन जो पढ़ रहा है बच्चा, जो डेली न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है, उसको मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे उसको याद करने में उस पूरी मैगजीन को। प्लस जो आपका सेकंड पेपर है, आपका ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट पेपर पे पास हो जाएंगे, सेकंड पेपर भी पास करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एनालिसिस नहीं करा होगा अगर आपने न्यूज़पेपर का, तो आप सेकंड पेपर में कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे फैक्ट्स भी कवर करूंगा। आपका स्टैटिक पोर्शन जितना भी पॉलिटी का है वो तो सब यहीं से जाएगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी का जितना भी स्टैटिक है वो मैं यहीं कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, करंट से लिंक करके पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते ही हैं कैसे पढ़ाता हूँ मैं। नए बच्चे आज देख लेंगे और अच्छा लगे तो यार फॉलो करिएगा, नहीं तो जयराम जी की। आगे बढ़ते हैं, चलिए पहले न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारी पहली न्यूज़ जो है, एक सेकंड यार, मैं भी बहुत दिनों बाद ही चला रहा हूँ तो मैं भी भूल गया कैसे चलाते हैं इसे। अरे चल जा भाई, चल नहीं रहा, बताइए। चलिए आज ऐसे चलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप कर दिया कमिटी टू एग्जामाइन पीगस एलिगेशन। तो ये आपने न्यूज में ही सुना होगा कि गवर्नमेंट, ये जो मोदी गवर्नमेंट है, ये सब पे स्पाई का काम कर रही है। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसे मीडिया बोलती है, हम भी चलो मान लेते हैं। तो कैसे स्पाई कर रही है? ये पीगस क्या था? एक स्पाईवेयर था। स्पाईवेयर याद रखिएगा, वो बस यही पूछेगा कि पीगस किससे रिलेटेड है। तो एक स्पाईवेयर, ये इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है स्पाई करने के लिए, लोगों के ऊपर जासूसी करने का एक ये सॉफ्टवेयर है। किसने बनाया था, किस देश से लिंक करता है? तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इसराइल गवर्नमेंट का है, इसराइल गवर्नमेंट ने इसे बनाया था। तो आपको दो तीन चीज याद रखनी है कि पीगस क्या है, एक स्पाईवेयर है, किस गवर्नमेंट का है, तो मेनली इसराइल ने बनाया था। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ये खरीद लिया था ताकि लोगों पे जासूसी कर सकें। अब ये बात की कितनी सत्यता है कितनी झूठा है इसमें हमें नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना है पीगस किससे रिलेटेड है। और अब इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की कमिटी गठित हो गई है। तो उस कमिटी का नाम याद रखना है जिसको हेड कर रहे हैं एन वी रमन्ना। एन वी रमन्ना साहब याद रखेंगे, चीफ जस्टिस हैं एन वी रमन्ना। बस दो तीन मोटी मोटी चीज याद रखनी है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। जो मैंने बोला है बस उतना नोट्स करिएगा अपने नोट कॉपी में। पीगस क्या है, स्पाईवेयर है, किस गवर्नमेंट से लिया गया है, और जो अभी कमिटी बनी है उसको हेड कौन कर रहा है। तो बस एनवी रमन्ना साहब, बस ये तीन चार चीज याद होनी चाहिए। इसके अलावा भाड़ में जाए सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज अगेन, मुल्ला परियर वाटर लेवल कैन स्टे सेज पैनल। तो एक मुल्ला परियर की क्या है, सबसे पहले ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। मुल्ला परियर डैम, ये एक तरह का डैम है, डैम बांध है। कहाँ है कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके ऊपर एक पैनल गठित हुआ था, उसने ये बोला कि कोई भी वाटर, डैम क्या होता है, डैम क्या होता है, एक नदी फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हमने बांध बना दिया ताकि हम इस वाटर को कंट्रोल कर सकें। हम एक मतलब हमें कितना पानी आगे भेजना है वो हम यहाँ डैम से, बांध से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुल्ला परियर डैम में ये शिकायत रहती है दो गवर्नमेंट के बीच, दो स्टेट्स के बीच की लड़ाई है, मेनली केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये इन दोनों के बीच का डैम है। अब ये दोनों स्टेट इस बात में लड़ती रहती हैं कि हमें इतना पानी चाहिए, हमें इसमें इतना पानी चाहिए। लेकिन अभी जो ये पैनल जो एक गठित हुआ था, इसने बोल दिया कोई भी पानी में चेंजेस नहीं किया जाएगा, जितना पानी पहले जिसको जाता था उतना ही उसको मिलेगा। हमारे काम का कुछ भी नहीं है, जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको। हमारे काम का क्या है वो आप अगली स्लाइड में। ये थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ता है आपको, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। पुराने बच्चों को तो सब पता है, मुल्ला परियर डैम डेली न्यूज में आता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा बैकग्राउंड देंगे तभी उन्हें न्यूज समझ में आएगी। जो अब पूछा जाएगा बस मैं उतना ही बता रहा हूँ। मुल्ला परियर डैम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस किस रिवर पे है। तो ये मेनली दो रिवर हैं, एक तो मुलियार रिवर और पेरियार रिवर। इन दोनों के बीच में, नाम से आपको समझ में आएगा पेरियार, तो नाम पेरियार रिवर पे ही है। कहां पर है, केरला की डिस्ट्रिक्ट में। कितना ऊंचाई है कितना लंबाई है बिल्कुल काम का नहीं है। कौन इसे ऑपरेट और मेंटेन करता है, बस इतना याद रखना। केरला में तो ये डैम है, लेकिन इसको मेंटेन और इसको ऑपरेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है। बस आपको दो मोटी चीज याद रखनी, किस रिवर पे है तो पेरियार रिवर पे है, कौन किसकी जमीन पे है तो केरला की जमीन पे है, और कौन ऑपरेट करता है या कौन उसको रख रखाव उसका करता है तो तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है। बस ये तीन चीज इससे पता होनी चाहिए न्यूज से। दूसरा, पेरियार रिवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अच्छी रिवर है। पेरियार रिवर कहाँ की रिवर है तो केरला की रिवर है। इसे लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस फ्लो होती है, कहां से निकलती है, बस ये पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस यूपीएससी के पेपर अगर एनालाइज करे हैं तो एक उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है रिवर्स। रिवर्स से वो हमेशा सवाल पूछते हैं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपने अच्छे से रिवर्स पढ़ा है और हर बच्चे ने अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है
क्योंकि आप मेरे को लगता है कि जो बच्चा सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है या सिविल सर्विस की कर रहा है वो एनसीईआरटी तो पढ़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पेरियार जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसमें एकदम क्लियरली मेंशन है। आपका अगर बेसिक, अगर जो बच्चा सीएपीएफ में सिलेक्शन चाहता है वो ये चीज ध्यान रखे कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आपका भला होने वाला है। मैं कम से कम 80% सवाल, 100% में से 80% सवाल एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को मत भूलिए। अब आप बताइएगा कि पेरियार रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है या ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर बच्चों को नहीं पता है तो जाके देखिएगा, मैं कल इसको फिर बताऊंगा। तो याद रखेंगे पेरियार रिवर कहां से निकलती है, तो ये शिवागिरी हिल्स है, कहां पर है, वेस्टर्न घाट्स में, और किस एक नेशनल पार्क के बीच से जाती है। तो ये तो आपको याद रखना आसान है कि पेरियार डैम है, वो पेरियार रिवर है तो पेरियार नेशनल पार्क के बीच से ही जाएगी। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। ये ट्रिब्यूटरी एनसीईआरटी में नहीं लिख रही हैं, पेरियार की मैंने यहां लिख दी है, प्लीज रफ याद रखिएगा, इन्हें रफली याद रखिएगा। वैसे यहां लिख भी रहा है देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लेकिन अब मैं आपको आंसर बता दिया हूं, लेकिन आप फिर भी एक बार मैच करिएगा कि मैं सही लिखा है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है। अब यार क्या करूं, अब मैं एक लाइन छुपा नहीं सकता हूं ना आप लोगों के लिए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा, यही आंसर मिल गया आपको। आगे चलते हैं। सेंटर वांट टू कीप्स बर्थ डेथ डेटाबेस। तो ये एक सेंटर कह रहा है कि हमारे पास एक पहले ही एक एक्ट बना हुआ है, उसमें हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। कौन सा एक्ट है, बस उसका नाम याद रखना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। कि जो बच्चे पैदा होते हैं या जो बूढ़े लोग मरते हैं, जैसे आप पैदा हो गए होंगे तो आपका भाई बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो इसीलिए तो बनता है ताकि पता कर सके कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या हो रही है। तो अभी जो एनपीआर बनने वाला है, नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर बनने वाला है, उसके लिए ये सब चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट। तो ये बोल रही है कि हम इसमें एक अमेंडमेंट चाहते हैं। क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, अभी जो भी आपका, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि स्टेट का जो रजिस्ट्रार जनरल होता है, स्टेट का जो रजिस्ट्रार जनरल होता है वही एनालाइज करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अभी सरकार बस कुछ नहीं कह रही, सरकार चाह रही है इसमें एक अमेंडमेंट कर दो और एक चीफ रजिस्ट्रार बनाएगी सारी स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जो डेटाबेस है उसको हम इंटीग्रेट कर सकें नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे कौन होता है, तो एक नेशनल लेवल का रजिस्ट्रार होता है जो मेंटेन करता है। तो अब सरकार कह रही है बस स्टेट लेवल पे एक रजिस्ट्रार का और गठन कर दो, ताकि जो स्टेट का जो डेटा है वो हम नेशनल डेटा के साथ इंटीग्रेट कर सकें, ताकि जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन या रजिस्टर है या हमारा जो आगे सेंसस होने वाला है उसमें हमें आसानी हो। आपके एग्जाम के लिए ये सब चीज बकवास है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जो याद करना है बस एक तो एक चीज याद रखनी है, कौन सा एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 बस, और एक ये सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको तो भूलिएगा मत। कोई भी आपकी सिटीजनशिप से छेड़खानी होगी तो इसी एक्ट में होगी, तभी होगी। अभी जो एनआरसी वाला मामला था या एनपीआर वाला मामला था उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ही रोल हुआ है। दूसरा, आपको किस किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है, ये आपके लक्ष्मीकांत का पार्ट है कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडियन की सिटीजनशिप। तो लक्ष्मीकांत में चैप्टर 2 या चैप्टर 3 ही है जो इसका सिटीजनशिप का है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कितने तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, और टोटल हम 5 तरीके से हमारी सिटीजनशिप जा सकती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा टोटल वो 5 से कौन से तरीके हैं, बाय टर्मिनेशन, बाय रिम्यूनरेशन, ये वाली जो 5 हैं इसमें मैं आपको बता रहा हूं। तो जितने बच्चों को आता है वो सब लिखेंगे 5 अब नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि हम भी एनालाइज कर सकें आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। और इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए। साथ इंडिया सीक वैक्सीन लोन फ्रॉम एडीबी एआईआईबी। तो इंडिया चाह रहा है कि हम वैक्सीन लोन लें, कहां से लें, एडीबी और एआईआईबी। अब ये मैं आपको साक्षात बता रहा हूं कि इनसे सवाल होते हैं, पूछे भी गए हैं, वो भी मैं एनालाइज करवा दूंगा कि इससे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सवाल होते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन मत भूलिएगा, वर्ल्ड बैंक, मैं यहाँ जितनी लिख रहा हूं उनके बारे में प्लीज मत भूलिएगा। वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO जिसे हम बोलते हैं, एडीबी, एआईआईबी, ब्रिक्स नेशन कौन से होते हैं, ब्रिक्स, G7 नेशन कौन से होते हैं, सार्क नेशन कौन से होते हैं, एशियन नेशन कौन से होते हैं। ये कुछ मैं मोटा मोटा लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब इनसे सवाल होते ही होते हैं, इनसे हो ही जाते हैं। अगर आप पेपर किसी भी स्टेट PCS, IES, PCS और जहां दुनिया भर के जो सवाल होते हैं ना, उनमें इससे सवाल होते हैं। सवाल इनको आपको कैसे पढ़ना है मैं फिर से बता देता हूं। इसमें आपको 2-3 चीज मोटा मोटी देखनी है। सबसे पहले उसमें कितने नेशन है, जैसे मान के चलिए ब्रिक्स सार्क कंट्री है, तो सार्क कंट्री में टोटल कितने लोग हैं, कितने नेशन है, 8 हैं कि 9 हैं, 10 हैं। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां है, दूसरा क्या याद करना है कि हेडक्वार्टर कहां है। तीसरा कि उसमें शेयर, जो मतलब किस कंट्री का कितना शेयर है, तो उसमें सबसे ज्यादा शेयर किस कंट्री का होता है। जो वोटिंग राइट्स होते हैं, ये सारे जितने हैं, जितने मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन सब में वोटिंग राइट्स होते हैं। तो उसमें मैक्सिमम वोटिंग राइट किसका है और मिनिमम वोटिंग राइट्स कितना है। भले मिनिमम याद मत करिएगा लेकिन मैक्सिमम जरूर याद करिएगा। ये 3 चीज कि किस नेशन, कितने नेशन है उसमें, कितने लोगों ने मिलकर वो अलायंस बनाया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसमें वोटिंग राइट कैसे डिसाइड होता है।
ठीक है, ये 3 चीज याद रखनी है। तो इंडिया सीक वैक्सीन लोग फ्रॉम एडीबी और एआईआईबी, ये 2 चीज। अब मैं एडीबी और एआईआईबी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या। देखिए, तो एडीबी एडीबी जो है रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला फिलीपींस में। बस आपको याद रखना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें वोटिंग राइट कैसे होते हैं, तो इसके वोटिंग राइट सेम वर्ल्ड बैंक की तरह होते हैं। वर्ल्ड बैंक के जैसे वोटिंग राइट होते हैं वैसे इसके, मतलब जो बंदा इसमें जितना पैसा लगा रहा है, जो बंदा मैं बोल रहा हूं, मतलब जो नेशन इसमें जितना पैसा दे रहा है उसका वोटिंग राइट उतना ही होगा। जैसे सबसे ज्यादा ये वोटिंग राइट किसका है इसमें, तो जापान का। याद रखिएगा, बच्चे इसमें मैक्सिमम गलती करते हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग राइट या तो यूएसए का समझ लेते हैं या चाइना का समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें जो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट है वो है जापान का, दूसरे नंबर पर यूएसए। तो बस आपको ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला चीज है, याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग राइट है वो है जापान का। ये एक रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ये ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर है, यूएन की एक ऑब्जर्वर में आती है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। इसमें कितने मेंबर हैं, 68 मेंबर हैं, जिसमें 49 जो है फ्रॉम एशिया है। बस ये याद रखिएगा 50+ मेंबर्स हैं। इतने 68 याद करने जाएंगे तो पक जाएंगे आप। ठीक है, जो मैंने इसमें सर्कल करा है बस वही याद रखना है और इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया का अगर इसमें पूछ लेता है कि इंडिया का क्या वोटिंग परसेंट है, तो सेकंड नंबर पे यूएस है और थर्ड नंबर पे चाइना है और इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे है। तो याद रखिएगा इंडिया का जो शेयर है वो फोर्थ लार्जेस्ट है इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए अब हम चलते हैं एआईआईबी। तो इसको एआईआईबी को ही पढ़ लेते हैं। एआईआईबी से सवाल भी हो चुके हैं तो वो भी अभी मैं आपको एनालाइज करवा देता हूँ। एआईआईबी क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और विद अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम। सारी बैंकों का काम क्या है कि हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को सुधार सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ब्रिक्स बैंक हो, कोई बनाना ढिमकाना स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, अपना काम क्या उनका कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सके। बस इसमें कितने मेंबर हैं, तो पहले इसके 57 फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन अब तो इसमें 100 से प्लस ज्यादा मेंबर हैं। 100 मेंबर हैं अभी प्रेजेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। और इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, तो चाइना इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। मैंने बोली थी ना, दो ही होते हैं, सब लोग यही सोच पाते हैं या तो यूएसए होगा या चाइना होगा, तो इसका सबसे बड़ा है चाइना। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया। और इसके ज्यादा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद करना है। अब इससे जो सवाल हुआ था वो मैं बता देता हूं। सवाल जो मैंने सर्कल करा उसको याद रखने हैं। एक तो इकोनॉमिक, और ये बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। टोटल इसके 100+ मेंबर्स हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा मेंबर है। बस इसका मेन काम क्या है, पैसा देना दूसरे कंट्रीज को सस्ते दाम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि उन नेशंस का भला हो सके। आगे चलते हैं। अब जो पिछले सवाल पूछा गया है सवाल, ये यूपीएससी सिविल सर्विस का सवाल है। इन 2020 पूछा गया था। अब ये सवाल देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 का सवाल है, तो मतलब ऐसे सवाल वो पूछता है। अब देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट, देखिए एआईआईबी हैव मोर देन 80 मेंबर्स नेशंस। मान के चलिए इसमें बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो गया, बच्चे सोच रहे थे ये तो एशियन की बैंक है, मतलब एशिया की बैंक है, तो एशिया की बैंक होगी तो इसमें मतलब एशिया के बाहर के तो मेंबर होने ही नहीं चाहिए, लेकिन वहीं ये यूपीएससी आपको पकड़ लिया था। तो ये क्या बोल रहा है, एआईआईबी डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अब बच्चों ने क्या सोचा, भाई एशियन की बैंक है तो एशिया के मेंबर होंगे, आउटसाइड के तो मेंबर हो ही नहीं सकते। लेकिन ऊपर देखिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रेडिक्टरी है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एआईआईबी में 80 मेंबर है। अब एशिया से 80 मेंबर थोड़ी हो सकते हैं, टोटल एशिया में मिलाएंगे तो भी 80 नहीं होंगे। पहला और लास्ट स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कुछ गड़बड़ दिख रहा है, या तो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए या थर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। तो अगर जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी सीरियसली तैयारी करी थी उसको पता था कि सबसे पहले तो सेकंड ईयर जिसको पता है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर तो है ही नहीं, किसी भी का भी, कोई भी बैंक का चले जाइए, इंडिया कहीं पे भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है। सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, लेकिन फर्स्ट पे किसी पे भी नहीं है। ये है, आपने जितना पढ़ा है पढ़ लीजिएगा। तो जैसे हमें पता चला कि सेकंड तो हो नहीं सकता, कि इंडिया तो इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब हमें पता है या तो पहला होगा या थर्ड होगा। अब हमने बच्चों ने क्या कर दिया, इसमें बच्चों ने सबने इसमें थर्ड को गलत मान लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा था। अब भाई आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपके लिए क्लियर है कि इंडिया एआईआईबी में 80 से ज्यादा नेशन है, 100+ नेशन है, हमें ये 25 पता है। तो ओनली वन, जो वन ओनली है वही सही होता, थर्ड वाला सही नहीं होता। इससे हमें ये तो पता चल गया था फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के, या तो फर्स्ट सही होगा या थर्ड सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते, 2 1 3 भी नहीं हो सकता। अगर आप जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो केवल इसको नॉर्मल पढ़ेगा ना, वही समझ में आ जाएगा। हमें नहीं पढ़ा एआईआईबी एडीबी क्या पिलाना ढमकाना है, तो भी ये सवाल होता। बस आपको वहां दिमाग कूल करके एकदम क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तो ये बहुत दिनों बाद मैं यूज कर रहा हूं तो यार थोड़ा आपको चेंज लग रहा होगा। कल से हम और अपना फ्लो में आएंगे जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं। इंडिया रेस्पेक्ट यूएन क्लॉज राइट, तो सॉरी,
यूएन क्लॉज क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये इसकी फुल फॉर्म है, मैं फिर से बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। जितने भी सी के अंदर जो लॉज चलते हैं वो यूएन क्लॉज बनाता है। इसके अंदर दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो आपने सुनी भी होगी जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो हमें बताता है कि हमें पानी से कितना निकालना चाहिए, फोटो, जो आपने सुना है ना फोटोवोल्टिक नोड्यूल्स निकाले जाते हैं पानी के अंदर से, तो इसकी परमिशन लेनी पड़ती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के, यूएन क्लॉज के अंदर ही आता है। आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस यूएन क्लॉज में ये तीन चीजें। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, सवाल पूछा जाता है कि कितना हमारा टेरिटोरियल सी है, कितना हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन है, कितना ईईजेड है। तो कोई भी कंट्री हो, भले इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कितनी भी कंट्री है, इनका जो अपनी सी है, जो हमारा ओशियन है, उसमें हमारा कितना राइट है, तो हमारी टेरिटरी से अप टू 200 नॉटिकल माइल, याद रखिएगा 200 नॉटिकल माइल्स, इतना ही हर देश का अधिकार होता है किसी भी ओशियन पे। तो इंडिया की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का अधिकार है। बेस लाइन से मतलब धरती से 12 नॉटिकल माइल को हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी, फिर धरती से 24 माइल नॉटिकल माइल्स को हम बोलते हैं कंटिगुअस जोन, और हमारी ही लैंड से 200 नॉटिकल माइल तक बोलते हैं ईईजेड। तो किसी भी देश का अधिकार बस उसके ईईजेड तक होता है, इसके आगे इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है, जहां कोई भी आ जा सकता है, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कंट्री हमारे ईईजेड के अंदर आती है, कोई भी उसका वाहन, कोई भी उसकी शिप आती है, तो उसे इंडिया की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां पे इंडिया को फुल राइट है, यहां पे कितना भी वो कुछ भी कर सकता है, ड्रिलिंग करे, कुछ करे, यहां से कुछ भी निकाले, ठीक है, इधर भी फुल राइट है। बस ये है कि जितना आप आगे जाते जाओगे उतना अंदर से लोग मुश्किल से आ पाएंगे, जैसे जितने बाहर की कंट्री है वो यहाँ तक आ जाती हैं, फिर अंदर और आपको अंदर आना है तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट परमिशन होती है। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह बताना चाहिए कि टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल होता है, कंटिग्यूअस जोन 24 नॉटिकल माइल होता है, और ईईजेड 200 नॉटिकल माइल्स होता है। बस यहाँ इसके आगे कुछ नहीं होता। जो आपने, अगर मैंने साउथ चाइना सी आपको कभी समझाऊंगा, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट ईईजेड का है कि सारी कंट्री बोलती हैं कि हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक होना चाहिए, इसलिए वो छोटी सी सी है, सबका ओवरलैप होता है। ये अलग चलिए टॉपिक है, मैं आगे समझाऊंगा आपको जब आएगा। तो ये यूएन क्लॉज के बारे में जानकारी हो गई। जितना मैं बता रहा हूँ, ये देखिए एबेसल प्लेन, अगर आपने अच्छे से जियोमॉर्ग्राफी पढ़ा है, अरे जियोमॉर्ग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंफ्यूजन है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एबेसल प्लेन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एबेसल प्लेन, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ज्योग्राफी अगर जिसने बच्चे ने नहीं पढ़ा है ना, वो पढ़े। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारी, कॉन्टिनेंटल स्लोप है हमारा, ये सारा ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है एनसीईआरटी में, कोई ऐसा मन से नहीं बता रहा हूं आपको। तो ये अभी हमारे आगे के जब लेक्चर्स आएंगे तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा। जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने तो सब मेरे से वाकिफ हैं कि कैसे कैसे सर पढ़ाते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, आई होप यू लाइक माई लेक्चर। तो ये मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, मेरे फैक्ट और करंट मिक्स होके चलेगा। तो जो बच्चा करंट मेरे से पढ़ेगा उसके फैक्ट अपने आप तैयार हो जाएंगे। मैं स्टैटिक को नहीं छोड़ूंगा, स्टैटिक तो हमारी जान है, भली वो पॉलिटी हो, जैसे मैंने आज सिटीजनशिप के बारे में आपको बताया, और भली ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी में जैसे आज मैंने एबेसल प्लेन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ना है आपको, कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ना है आपको, ये सब मैंने बताया। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, और मेरे को चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवम_त्यागी_st, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट डीएम पे बात कर सकें। और प्लीज फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। हम ये स्लाइड्स को हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, टेलीग्राम पे कर ही देंगे, कोशिश क्या करनी है, ताकि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकें। तो फॉलो कर सकते हैं स्टडी फंडा को टेलीग्राम पे। और या लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब मेरे से इतना बोला नहीं जाता, तो आपकी मर्जी है, पसंद आएगा तो आप खुद से करोगे, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक ही होगा, सिंपल सी बात है। सो पढ़ते रहिए आगे, बिल्कुल जोर लगा दीजिए। बहुत कम टाइम तो नहीं बोलूंगा, 8 महीना, लेकिन एकदम गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगी। तो अभी से जो बच्चा एकदम थ्रॉटल रखेगा वही नैया पार करेगा, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।